नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खबर अच्छी है। आज मैं आपके साथ एक ऐसे विषय पर बात करने वाला हूं जो कि हमारी भारत की सभ्यता से जुड़ा हुआ है। और मैंने इस विषय पर काफ़ी सर्च भी किया है, तो बहुत ही कम लोगों ने इस विषय पर कोई बात की है या चर्चा की है। अब मेरे दिमाग में आया, यार मैं क्यों ना इस विषय पर चर्चा करूं, जो कि हमारे भारत के लोग इस विषय को नहीं जानते हैं, बहुत ही कम लोगों को पता है। तो चलो अब मैं चर्चा शुरू करता हूँ आपके साथ उस विषय पर कि वो विषय क्या था। वो बात है नालंदा विश्वविद्यालय की। आप में से कुछ लोगों ने नाम सुना होगा, कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा नालंदा विश्वविद्यालय का। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिनको नहीं पता है, कि नालंदा विश्वविद्यालय हमारे देश का ही नहीं, हमारे एशिया का नहीं, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, जिसका नाम था नालंदा विश्वविद्यालय। और हमारी पूरी दुनिया में से काफ़ी सारे देशों के लोग हजारों की संख्या में वहाँ करने आते थे। हमारे देश को, आपको सबको पता है, आपने सुना होगा 2014 के बाद जब केंद्र में सत्ता बदली है, तो आपने एक चीज़ सुनी होगी, बहुत लोगों के मुंह से ये चीज़ सुनी होगी कि हमारा देश विश्वगुरु था, हमारा देश सोने की चिड़िया था। वो इसलिए था क्योंकि हमारे देश में वैसी खासियत थी, वैसे महापुरुष थे, वैसे विद्वान थे, इसलिए विश्वगुरु था हमारा देश। तो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में चलो बात करता हूँ। नालंदा विश्वविद्यालय क्या था और वो कैसे बर्बाद हुआ और आज कहाँ गया नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि पूरे दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। देखो, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस विश्वविद्यालय में हजारों की, 1 2 4 6 नहीं, 1000 10,000 या 2 4 6,000 नहीं, हजारों की संख्या में बच्चे पढ़ाई करते थे, स्टूडेंट पढ़ते थे। और हजारों की संख्या में वहाँ पर टीचर थे। आज के दौर में उनको टीचर बोलते हैं, उस दौर में विद्वान, है ना, महर्षि, ये सब बोला करते थे, हजारों की संख्या में थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ अचानक कि वो विश्वविद्यालय दुनिया की लिए एक पहेली बन के रह गया। और मैं आपको बता दूं कि अगर वो नालंदा विश्वविद्यालय सुरक्षित होता आज तक, तो हमारा भारत देश आज भी विश्वगुरु होता, दुनिया का सबसे बड़े महान देश होता, विश्वगुरु होता, कोई हमारे देश से आगे नहीं बढ़ता। लेकिन जब से नालंदा विश्वविद्यालय बर्बाद हुआ, तो समझो कि हमारा देश के उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। अब वो बर्बाद कैसे हुआ था, मैं आपको बता देता हूँ। हमारे देश के विद्वानों के बारे में आपको पता हो या ना हो, लेकिन जो बाहर से आक्रमणकारी आए थे, मुगल आए थे, हमारे देश को लूटा, जिन्होंने हमारे देश में यहाँ कत्लेआम मचाया, उनका नाम हमारे भारत में शायद बच्चा बच्चा जानता होगा। उन्हीं में से एक नाम था बख्तियार खिलजी। खिलजी जो था वो बहुत बड़ा, कहते हैं ना, नरसंहार आदमी था, बहुत बड़ा ईगो वाला इंसान था वो। उसके बारे में मैं आपको एक चीज़ और खासियत उसकी बताता हूँ कि जो मूर्ति पूजक थे ना, मूर्ति पूजक यानी हिंदू जो मूर्ति पूजा करते थे, उनका वो बहुत बड़ा दुश्मन था। उसने बहुत लोगों को कत्लेआम किया था, सिर्फ इसलिए कि वो मूर्ति पूजा करते हैं। तो खिलजी अपने शासनकाल में वो एक बार बहुत बड़ा बीमार पड़ गया था, और उसको बीमारी भी क्या हुई थी वो मैं आपको बता सकता हूँ इस वीडियो में, लेकिन इसलिए नहीं बताऊँगा कि बहुत सारे वितर्की तर्क करने आ जाते हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता नहीं होता किसी विषय पर, लेकिन वो भी मेरे पास आके तर्क करना शुरू कर देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा था। अरे यार, तुमको नहीं पता तो मेरे पास क्यों आते हो? और जिसको पता है ना, वो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करे, ज़रूर ये मेरे पास आना या मुझे ढूंढना। आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखो, फिर मैं आपको रिप्लाई करूँगा उस पर कि ये बात सच है या गलत है। तो हम लोग बात कर रहे थे खिलजी के बारे में।
तो खिलजी जब इतना बीमार पड़ गया तो वो अपनी मौत के दिन पूरा करना शुरू कर दिया था। यानी इतना बीमार पड़ गया था, उसकी मौत उसको दिखाई देने शुरू हो गई थी। चारपाई में पड़ गया था, उसको उठा नहीं जाता था, चला नहीं जाता था। वो अपने साथ अपने देश से, तुर्की से जितने हकीम वैद्य लेके आया था सब फेल थे। तो किसी ने उसको बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय आप जाएं और वहाँ के जो विद्वान हैं उनसे मिलें तो शायद आप ठीक हो सकते हैं। तो वो तो शासक था, ईगो वाला बंदा था। वो नालंदा नहीं गया, उसने नालंदा से विद्वान को खुद अपने यहीं बुला लिया। तो हमारे नालंदा विश्वविद्यालय के विद्वान आए और आने के बाद खिलजी को देखा। तो देखने के बाद खिलजी ने उनको विद्वान से बोला कि ना तो मैं आपकी कोई दवाई खाऊंगा और ना आपका दिया हुआ आपके देश का कोई पानी पीऊंगा, और हाँ एक बात और, ना ही मैं किसी आपकी मूर्ति की पूजा करूंगा। और अगर मैं ठीक नहीं हुआ तो आपको वो मौत दूंगा मैं, वो मौत मिलेगी आपको कि देखने वाले भी ये सोचेंगे यार बड़ी खतरनाक, बड़ी दर्दनाक मौत है, इस चीज़ के लिए आप तैयार रहें। अब विद्वान थोड़े डरे भी। फिर उन्होंने सूझबूझ से, जो हमारे भारत की नालंदा विश्वविद्यालय के जो विद्वान थे, उन्होंने बड़े सूझबूझ से उस खिलजी से बोला कि मैं आपको आज के 3 दिन बाद मिलूँगा, फिर बात करूँगा इस बार विषय पर। खिलजी बोला ठीक है। तो हमारे जो विद्वान थे वो चले गए और जाने के बाद उन्होंने सोचने के बाद उन्होंने एक ऐसी दवाई बनाई जो बिल्कुल पानी की तरह थी। और उन्होंने एक कुरान की किताब ली और कुरान की किताब में के हर पन्ने पर, कुरान की किताब के हर पन्ने पर वो दवाई लगा दी। और तीसरे दिन आकर दरबार में बोले खिलजी से, वो कुरान ला लेकर, कि महाराज आप कोई दवाई नहीं खाएंगे, कुछ पानी नहीं पिएंगे, कोई मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, मैं चलो आपकी बात मानता हूँ, आप ना कोई दवाई खाओ, ना कोई पानी पियो, ना कोई मूर्ति पूजा करो, लेकिन आप अपने धर्म की कुरान तो पढ़ सकते हैं, कुरान तो आपको पढ़ने पड़ेगी। बोले हाँ कुरान पढ़ लूँगा। खिलजी ने बोला हाँ मैं कुरान पढ़ लूँगा। तो फिर उस विद्वान ने बोला कि महाराज आपकी कुरान में इतनी बड़ी ताकत है कि आप कुरान के इतने पन्ने रोज़ सुबह दोपहर शाम पढ़ेंगे ना तो आप ठीक हो सकते हैं, और आप ये पूरी कुरान पढ़ लेना। अगर मैं आप ठीक नहीं होते हैं तो आप मुझे मौत के घाट उतार देना। अब खिलजी बड़ा खुश, क्या कुरान पढ़ने में, कुरान तो मैंने कितनी बार पढ़ी है, उसमें कुछ होगा थोड़ा ही ना, अब तो ये मरेगा। अब विद्वान वहाँ से चले गए। तो खिलजी सुबह दोपहर शाम रोज़ उस कुरान को पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ पन्ने बताए थे, 10-20 जो भी बताए होंगे वो मुझे नहीं पता है। तो अब जैसे जैसे वो कुरान पढ़ता गया वैसे वैसे खिलजी ठीक होता चला गया। अब आप बोलेंगे यार ऐसा कैसे, कि किताब पढ़ने से कैसे ठीक हो जाएगा? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि उस विद्वान ने कुरान के हर पन्ने पर दवाई का लेप लगाया था, और जब खिलजी उस कुरान को पढ़ता था तो हमारे देश में नहीं पूरी दुनिया में आदत है कि जब हम लोग कोई किताब पढ़ते हैं तो ऐसे करके थूक लगाते हैं और पेज पलटते हैं। यही होता है, नहीं होता? आपके साथ भी हुआ होगा, आप भी ऐसा ही करते होंगे। ये हमारे देश में नहीं पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है कि जब हम पेज पलटते हैं तो पेज को गीला करने के लिए मुंह से थोड़ा थूक लगाते हैं। तो हुआ क्या कि जब खिलजी मुंह से थोड़ा थूक लगा के पेज को पलटता था तो उस थूक के बदौलत उस उंगली से उसकी जीभ पर वो दवाई लग जाती थी। अब जितने पन्ने वो सुबह को पलटता था, जितने दोपहर को पलटता था, जितने शाम को पलटता था, उतनी बार उतनी दवाई उसके जीभ के द्वारा सब बॉडी में जाती थी। तो खिलजी ठीक होना शुरू हो गया। अब खिलजी अपना थोड़े ही दिनों बाद चलना शुरू कर दिया। तो खिलजी को लगा कि हमारे देश के इतने विद्वान हैं मेरे साथ, इतने डॉक्टर हैं, इतने वैद्य हैं, इतने हकीम हैं, किसी से मैं ठीक नहीं हुआ, और एक भारत के ना कुछ देश के इंसान ने, एक बाबा जी ने मुझे ठीक कर दिया। तो वो इस बात को बड़ा अपने ईगो पर ले गया।
ईगो मतलब उसको अपनी इंसल्ट लगी, इस बात में अपने देश की इंसल्ट लगी। तो खिलजी ने क्या किया, इन लोगों की मैं मानसिकता आपको बताता हूँ। खिलजी ने क्या किया कि रात के अंधेरे में नालंदा पर आक्रमण किया, और आक्रमण इतना भारी किया था, इतना हैवी किया था कि वहाँ हजारों पढ़ने वाले स्टूडेंटों की हत्या हुई थी, हजारों, और हजारों वहाँ पढ़ाने वाले विद्वान, महापुरुष, महर्षि, टीचर, उनका कत्लेआम हुआ था। उस रात नालंदा की पूरे ज़मीन पर सिर्फ खून ही खून बह रहा था, लाशों के ढेर थे, और खिलजी ने अपनी तोपों से नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया था। जो कि नालंदा विश्वविद्यालय की इमारत 9 मंजिला बनी थी, 9 मंजिल, सबको तहस नहस कर दिया। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताता हूँ कि बहुत सारे इतिहासकार, महापुरुष बताते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय में 90 लाख से ज़्यादा किताबें थीं, हर भाषा की। और खिलजी ने नालंदा के पुस्तकालय में, यानी आज के ज़माने की लाइब्रेरी, अंग्रेजी के ज़माने की लाइब्रेरी, उस टाइम का पुस्तकालय, उसमें आग लगा दी थी। और महापुरुष बताते हैं कि वो आग 6 महीने से भी ज़्यादा जलती रही थी किताबों में, यानी इतनी सारी किताबें थीं कि 6 महीने तक लगातार आग जलती रही थी, 6 महीने के से ज़्यादा, तब जाके वो किताबें जली थीं। अब सोचो, अगर मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि अगर आज नालंदा विश्वविद्यालय होता तो आज भी हमारा भारत देश दुनिया का कहते हैं ना, दुनिया का विश्व गुरु होता। लेकिन इन लोगों के दिमाग का क्या करोगे, इन लोगों की सोच का क्या करोगे? जितने ही आए ये आक्रमणकारी, सब ने भारत को नुकसान पहुंचाया। वहाँ पर कहते हैं ना, ओरिजिनल ताम्रपत्र जिन पर लिखा महापुरुषों ने लिखा था, वो सब रखे हुए थे। कितने ही वेद, कितने ही उपनिषद, कितने ही पुराण, बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पर। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आयुर्वेद, अंग्रेजी का आयुर्वेदा, अमेरिका ने आयुर्वेदा बोला तो हर किसी ने माना। जब भारत में महापुरुष आयुर्वेद बोलते थे, कोई नहीं मानता था। जैसे अमेरिका ने आयुर्वेदा बोला तो दुनिया मानना शुरू कर दी। भारत के महापुरुष बोलते थे, योगी लोग बोलते थे योग करो, कोई नहीं सुनता था। जैसे ही अमेरिका ने बोला योगा तो दुनिया मानना शुरू कर दी। अब ये कितनी बड़ी विडंबना है ना हमारे भारत देश की। मेरे भाई, 2014 के बाद, उससे पहले किसी सरकार ने नालंदा के बारे में नहीं सोचा था। 2014 के बाद जब सरकार बदली, सत्ता बदली, तो हमारे प्रधानमंत्री साहब ने वहाँ पर खुदाई करवाई, नालंदा का कुछ स्ट्रक्चर निकलवाया, और निकलवाने के बाद वो टूरिस्टों के लिए बना दिया गया। आज भी लोग वहाँ टूरिस्ट जाते हैं और वहाँ घूम कर आते हैं। और 2014 के बाद ही उसी नालंदा विश्वविद्यालय से थोड़ा हटके, थोड़ा सा दूर, नया नालंदा विश्वविद्यालय बनाया केंद्र की सरकार ने, जिसमें आज लोग पढ़ना शुरू कर दिए हैं, पढ़ाई हो रही है वहाँ पर। अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो एक सामाजिक है, आपके बच्चों के लिए, आपके लिए कुछ थोड़ी बहुत जानकारी है इसमें, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे वीडियो को लाइक भी करें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब भी करें, और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें, ताकि ये जानकारी बहुत सारे लोगों तक पहुँचे। वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। नालंदा के बारे में मेरे पास बहुत कुछ बड़ा ज्ञान है, लेकिन आप ही लोगों में से कुछ लोग बोलते हैं यार आपका वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, आप थोड़े छोटे वीडियो बनाया करें। तो इस वीडियो को यहीं मैं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।